हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या है, देखिए जनरली जब डी ब्रॉय ने ये बताया कि मैटर जो होता है यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी वेव एसोसिएटेड होती है, तो पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और दूसरे होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे हम लोग हैं, या जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोगों को दिखाई पड़ती है जिनके आकार काफ़ी बड़े होते हैं, और दूसरे जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप इत्यादि के द्वारा देखते हैं, उनके हेल्प से देखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, देखिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके मास और मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है कि उसके करिस्पॉन्डिंग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पाई जाती है h/mv वो काफ़ी कम हो जाती है और इतनी छोटी हो जाती है कि हम लोग जो है उसको नेग्लेजिबल कर सकते हैं, यानी मान सकते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो वेव लाइक बिहेवियर नहीं शो करते हैं। अच्छा, इनके मोशन को जो होता है वो क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटनियन मैकेनिक्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें वेलोसिटी और मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इनके ट्रैक को यानी जिस पाथ पर चलते हैं उस ट्रैक को लोकेट किया जा सकता है। तो किसी इंस्टेंट पर अगर ऐसे पार्टिकल की हमें पोजीशन पता होती है, अगर ऐसे पार्टिकल की पोजीशन किसी इंस्टेंट पर हमको पता होती है, तो आफ्टर सम टाइम इनके पोजीशन और मोमेंटम को हम लोकेट कर सकते हैं इनके वेलोसिटी को प्राप्त करके। चूँकि ये एक वेल डिफाइंड पाथ पे जाते हैं, इनकी ट्रेजेक्ट्री जो होती है वेल डिफाइंड होती है, और वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं इनके पोजीशन और मोमेंटम को ट्रैक करना पॉसिबल होता है, और एग्जैक्टली इनकी पोजीशन और लोकेशन को हम बता सकते हैं। यानी इनकी पोजीशन और मोमेंटम के मेज़रमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन पार्टिकल्स के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है। फिर जब डी ब्रॉगली ने ये दिया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये इनका मास इतना कम होता है, इसका मोमेंटम इतना कम होता है कि अगर इनके करिस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकालते हैं वो एक एक्चुअल वेव के काफ़ी क्लोज चली जाती है, और हम कह सकते हैं कि ये वेव लाइक बिहेवियर करते हैं। अब वेव लाइक बिहेवियर करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से जो बोहर का कॉन्सेप्ट है उसको एक डेडली ब्लो मिला, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होता है एक फिक्स ऑर्बिट में होता है, यानी पाथ डेफिनेट होता है, और बोहर के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को दोनों को जो है वो लोकेट किया जा सकता है, उनकी वैल्यू एक्यूरेटली ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि उनका पाथ क्या था, डेफिनेट। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट के आने के बाद ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल लाइक बिहेवियर तो करता ही करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव लाइक भी बिहेवियर करता है, और वेव लाइक बिहेवियर करता है तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था 2 पाई r = n लेमडा आया था, जिसमें n = क्या था, 2 पाई r बाई लेमडा। फिर इसके ज़रिए हम लोगों ने निकाला था, अगर इसको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो लास्ट वीडियो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो देखिए,
एम क्या है, नंबर ऑफ सेल बताता है। तो नंबर ऑफ सेल में कितनी वेव्स होंगी इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट सेल में 1 वेव होगी, सेकंड में 2 वेव होगी, थर्ड में 3 वेव्स होंगी। यानी जैसे जैसे आर की यानी सेल की संख्या यानी सेल नंबर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसमें वेव लाइक जो है, वेव जो है, नंबर ऑफ वेव्स जो है बढ़ती चली जाती हैं। अगर मान लीजिए कि अगर बोहर के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन को इस पाथ पे चलना चाहिए था, अगर इस पाथ पे चलता तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी जो है वेलोसिटी को हम एस्टिमेट कर सकते थे, उसको काफ़ी हद तक एक्यूरेटली हम मेज़र कर सकते थे। बट चूँकि ये पार्टिकल अब वेव लाइक बिहेव करता है, तो वेव लाइक बिहेव करने की वजह से ये क्या करता है, ये इसके अराउंड ऐसे ऐसे ये वेव लाइक जो है ट्रेवल करता है। यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होने की जगह पर ये क्या करता है, ये इसके अराउंड ऐसे ये क्या करता है, ऐसे टहलता रहता है। और इसके टहलने की वजह से क्या हो जाता है, इसका लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि वेव जो होती है एक रीजन में होती है, वेव किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं होती है। वेव एक डिस्टर्बेंस होती है। तो वो क्या करता है, क्लाउड्स के रूप में जो है इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट करता है, लगातार मूवमेंट करता रहता है, और इसकी पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। इसी को स्टडी करके हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। वो प्रिंसिपल क्या था, उन्होंने बताया था कि एग्जैक्ट लोकेशन एंड मोमेंटम of a microscopic particle cannot be determined simultaneously। यानी किसी पार्टिकल की जो कि माइक्रोस्कोपिक हो, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स और एटम्स हो, इस टाइप के अगर पार्टिकल्स हैं, यानी बहुत ही टीनी पार्टिकल्स हैं, तो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम का साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एक रिलेशन दिया था डेल एक्स। अगर मान लीजिए कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, यानी पोजीशन को मेजरमेंट में अगर जो अनसर्टेनिटी है वो डेल एक्स है, यानी उसमें डेल एक्स पोजीशन जो हमने मेजर किया उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और उसके मोमेंटम के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है, यानी जो अनसर्टेनिटी है वो डेल पी है। तो उन्होंने एक रिलेशन डिराइव किया था, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये डिटरमाइंड किया था। अब देखिए, अब ये अगर आपकी पोजीशन में, ये पोजीशन में क्या है, अनसर्टेनिटी है, और ये क्या है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। इन दोनों को अगर कंबाइंडली देखें तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एच अपॉन 2 पाई। यानी कहने का मतलब पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो होता है वह एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 4 पाई से कम नहीं हो सकता है। यानी मिनिमम इनके सर्टेनिटी का, अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो होगा एच अपॉन 2 पाई, यानी कह सकते हो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। यानी कह सकते हो कि डेल एच is inversely proportional to del p, del x is inversely proportional to del p। यानी कहने, देखिए ध्यान से, अगर मोमेंटम का मेजरमेंट हमने एक्यूरेटली कर लिया, यानी एक्यूरेटली करने का मतलब क्या है, बहुत क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू, यानी डेल पी, यानी अनसर्टेनिटी मोमेंटम अगर 0 हो जाएगा तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो होती है बहुत कम हो जाती है, अगर आप उसको एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं तो उसके पोजीशन में के, यानी उसके लोकेशन में जो अनसर्टेनिटी होती है इनफाइनाइट हो जाती है। इट मीन्स अगर आप किसी तरीके से मोमेंटम को डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, अनडिटरमाइंड हो जाती है, जो कि इन्फिनिटी की तरफ ये बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा अनिश्चितता, यानी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसी तरीके से यदि आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजरमेंट कर लें, अगर पोजीशन को एक्यूरेटली मेजरमेंट कर लें तब क्या हो जाएगा, डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल एक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल एक्स। अगर डेल एक्स को आपने एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा,
डेल पी जो होगा वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। डेल पी क्या हो जाएगा, यानी मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी वो इनफाइनाइट हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अनसर्टेनिटी एक में अगर आप बढ़ाते हो तो दूसरे में उसका रिसिप्रोकल होगा, यानी वो कम हो जाएगी। अगर अनसर्टेनिटी घटती है तो दूसरे की अनसर्टेनिटी बढ़ती है। यानी कहने का मतलब दोनों का एक साथ डिटर्मिनेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे भी क्वांटम मैकेनिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की, पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसके मोमेंटम और वेलोसिटी का एक साथ साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसके ट्रेजेक्ट्री को डिफाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रेजेक्ट्री यानी जिस पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है वो हमें पता नहीं है। इसलिए उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों का डिटर्मिनेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और यही है आपकी हाइजेनबर्ग और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये है इक्वेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब इससे हम लोग एक चीज सोचेंगे, क्या तुम लोगों के दिमाग में ये आया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाया जाता, या न्यूक्लियस जैसे रीजन में क्यों नहीं रह पाता है। अब देखिए, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 टू पावर -15 की रेंज का होता है, 10 टू पावर -15 का रेंज का होता है। यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, क्या हो जाएगी, 10 टू पावर -15 मीटर हो जाएगी, राइट। तो अब इस रिलेशन के अनुसार अगर हम देखें तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10 टू पावर -15 आ गई। इसको डेल पी को यम इंटू डेल वी कह सकते हैं, जहां यम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेल वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल वी क्या हो जाएगा, डेल वी हो जाएगा, डेल वी इज विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू 10 टू पावर -15। इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, H आप जानते हैं 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 होता है, 3 पाई होता है 1.14, और इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो जाएगा 10 टू पावर -15। अब जरा कैलकुलेट करिए, आप लोग कैलकुलेट करिए, देखिए कितनी क्या वैल्यू आती है, कैलकुलेट करके देखिए आप लोग क्या वैल्यू आ रही है आपकी। कैलकुलेट किया आप लोगों ने, नहीं निकल पा रही है, आप कैलकुलेट करिएगा। मैंने तो विद इसको ही आती है लगभग वैल्यू 5.77 इंटू 10 टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड। कैन यू इमेजिन, लाइट की स्पीड, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, whereas uncertainty not speed, uncertainty in velocity of electron जो आ रही है वो more than that 1000 टाइम्स से कहीं ज़्यादा है, यानी लगभग 500-600 गुना जब ये आ रही है। इसके मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि ये इतनी अनसर्टेनिटी तो इसके वेलोसिटी में नहीं हो सकती है। इसके मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है, और इसीलिए आपके प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, अन्य पार्टिकल्स न्यूक्लियस में रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता है। यही रीज़न है, क्योंकि अगर वह इतने कन्फाइंड रीजन में रहेगा यानी उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन काफ़ी कम हो जाएगी, 10⁻⁻15 की रेंज में चली जाएगी। तो 10⁻⁻15 के रेंज में जब चली जाएगी यानी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, तो उसके वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ। तो अब हम इसके आधार पर एक क्वेश्चन हमको पता लगा, वाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिसाइड इन साइड न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहता है। तो इसका हमें पता है कि चूंकि न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम हो जाती है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होता है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में रहना इम्पॉसिबल है। अब हम देखेंगे कि ये अनसर्टेनिटी आती क्यों है, यानी अगर हम पोजीशन डिटरमाइन कर लेते हैं तो क्यों मोमेंटम अनडिटरमाइंड रह जाता है, और जब हम मोमेंटम डिटरमाइन करते हैं तो क्यों जो होता है वह उसकी लोकेशन अनडिटरमाइंड रह जाती है। ये समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग लाइट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं आपको देख रहा हूँ, आप कल्पना करते हैं कि कैसे मैं देखता हूँ। डेफिनेटली सम बीम ऑफ लाइट जो है आपके ऊपर पड़ती है और आपसे रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। हमारे पास आती है तो फिर हम आपको देख पाते हैं। अब आप चूंकि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है, नॉट माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, तो अगर लाइट रेज आप पर स्ट्राइक करती है और लौट के आती है तो आपके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपका मास जो होता है फोटॉन की मास की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि वह इम्पैक्ट आप पर डाल नहीं पाती है और कि आपकी पोजीशन डिटरमाइंड हो जाती है। आपसे लौटकर जब हमारे पास लाइट रेज पहुंचती है तो हम आपकी लोकेशन को पता कर लेते हैं। जैसे प्लेन उड़ रहा है और प्लेन को उड़कर राडार क्या काम करता है, यहाँ से एक बीम जाती है, राडार की पोजीशन वहाँ से लौटकर आती है और राडार की पोजीशन हमें पता चल जाती है कि इतनी डिस्टेंस पर है। और लगातार अगर हम उसको चेन ऑफ वेव भेजते रहते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट इन टाइम इंटरवल पे आता रहता है, तो ये पता लगता रहता है कि ये किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और फिर उसके कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में फीड कर देते हैं और वहाँ से मिसाइल क्या हो जाता है। या ये व्यवस्था आजकल ऑटोमेटिक होती है, हमको करना नहीं होता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज करता है और स्वयं आदेश देता है और मिसाइल चल पड़ती है और उस विमान को हिट कर देती है, उस प्लेन को हिट कर देती है। ये है प्रोसेस। अब उसी तरीके से मान लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन है और इस पर आप जो है कोई वेव आती है और इसको हिट करती है, हिट करके तो वापस जाएगी, और हिट करके जब वापस जाएगी तो हमारी आंख पर जब आएगी तो ये हमको दिखाई पड़ेगी। अब सपोज कीजिए कि अगर ये वेव लेंथ गई और स्ट्राइक करके आई तो हमको इसकी लोकेशन पता चलेगी, क्योंकि इतने इसकी स्पीड हमको अगर लाइट की रेडिएशन की स्पीड पता है तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से हमने कब इसको सेंड किया था और कब ये वापस आई, और उसको अगर हमने रिसीव किया तो इसकी पोजीशन पता चलेगी। बट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, यानी ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन को अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो जो लाइट की वेवलेंथ होता है उसको बहुत छोटी होनी चाहिए। यानी अगर किसी लाइट की वेवलेंथ लेम्डा है तो उसकी पोजीशन में जो एक्यूरेसी होगी वो प्लस माइनस लेम्डा की होगी। क्या होगी? प्लस माइनस लेम्डा की होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर वेवलेंथ जितनी शॉर्टर होगी उसकी पोजीशन उतनी एक्यूरेटली मेजर होगी, वेवलेंथ जितनी लॉन्गर होगी उसकी पोजीशन का डिटर्मिनेशन में उतनी ही
जो है एक्यूरेसी कम हो जाएगी, यानी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। इट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की, यानी पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को जानने के लिए हम शार्टर वेवलेंथ यूज करते हैं। और शार्टर वेवलेंथ यूज करने में प्रॉब्लम एक और आ जाती है कि अगर वेवलेंथ शार्टर होगी तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, Sc बाई लेमडा। अगर लेमडा स्मॉलर हो जाती है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो लेमडा अगर छोटी हो जाएगी तो एनर्जी उसमें बहुत बढ़ जाएगी। तो एनर्जी जब ज्यादा एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट जो है फोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल से टकराएगा तो इस पे इसके इम्पैक्ट से ये हो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी और लोकेशन दोनों चेंज हो जाएगी, यानी लोकेशन और मोमेंटम दोनों चेंज हो जाता है। इट मींस अगर हम इसको लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो मोमेंटम चेंज हो जाता है। यानी हम अगर लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए शार्टर वेवलेंथ की यूज करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है। लेकिन इसके उल्टा अगर हम देखें, अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ का यूज करें तो जाहिर है कि सबसे पहले तो हमारे तो पोजीशन में ही अनसर्टेनिटी आ गई। अब पोजीशन में अनसर्टेनिटी आई, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, और एनर्जी जब कम हो जाएगी तो जाहिर है कि उस पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा, उसके मोमेंटम में जो है वो अनसर्टेनिटी कम होगी और लोकेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी अगर एक में आती है तो दूसरे में बढ़ जाती है, और दूसरे में अगर आती है तो एक में अगर इंक्रीज करती है तो दूसरे में डिक्रीज कर जाती है, और एक में अगर डिक्रीज करती है तो दूसरे में इंक्रीज कर जाती है, वाइस एंड वर्सा। अब हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग लिखें। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। An electron has a speed of 40 meter per second. क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग। An electron has a speed of 40 meter per second, accurate up to 99.9%. इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड, और एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है 99.9%। ये एक्यूरेसी है 99%। अब एक्यूरेसी जब 99.99% होगी तो अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल वी क्या हो जाएगी? 40 तो उसकी स्पीड ही है, और इसमें अनसर्टेनिटी 0.01 डिवाइडेड बाई 100, ये अनसर्टेनिटी आई। ये कितना हो जाएगी आप कैलकुलेट कर लें तो 0.40 इंटू 0.01 दैट इज 0.004 मीटर। ये आ गई मीटर पर सेकंड की जो है अनसर्टेनिटी आ गई वेलोसिटी में। तो कैलकुलेट ये हो गई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गई। तो अनसर्टेनिटी इन जब वेलोसिटी हो जाएगी तो हमें क्या निकालना है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के लिए फार्मूला आपके पास वही है, सिंपल फार्मूला है, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू एच अपॉन 4 मान लीजिए मिनिमम जो है अनसर्टेनिटी है, तो डेल एक्स इंटू डेल पी को हम लिख सकते हैं एम इंटू डेल वी इक्वल टू एच अपॉन 4, यानी डेल एक्स जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4 एम इंटू डेल वी। अब एच की वैल्यू आपकी क्या है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14, यम हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, और डेल भी आ गया है 0.004।
अब कैलकुलेट कर लीजिए कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी आ रही है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी आ रही है, इसको आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट कर लें, ये लगभग ये आ जाएगी 0.0, ये आ जाएगी लगभग 0.145 ये आ गई अनसर्टेनिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स यू।